Today we are going to start the World Geography Series Part 2। पिछली क्लास में हम लोगों ने एशिया के बारे में चर्चा करी थी। एशिया की पूरी डिटेल्स लेने के बाद हम लोगों ने ये भी सीखा कि एशिया को मुख्य तौर पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है मिडिल ईस्ट, दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रल एशिया और तीसरे नंबर पर आता है साउथ ईस्ट एशिया। तो इसी क्रम में आज हम लोग एशिया का पहला पार्ट जिसका नाम है मिडिल ईस्ट उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, मिडिल ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस समय मिडिल ईस्ट पर ही फोकस कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसे मिडिल ईस्ट का मैप कहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बॉर्डर्स को हमें समझना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया से अगर आगे बढ़ेंगे वेस्ट साइड में तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर ये कंट्री हमें मिलता है ईरान। और इसी प्रकार से यहाँ पे रेड सी से तो एशिया का बॉर्डर ही ख़त्म हो जाता है, ये कल आपने सीखा था। ऊपर टर्की एशिया का आखिरी बॉर्डर है। तो अगर इसे हमें एक मैप के थ्रू डिज़ाइन करना हो, मिडिल ईस्ट के मैप को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बॉर्डर खींचना पड़ेगा। बॉर्डर जो हमें खींचना पड़ेगा वो खींचना पड़ेगा अज़रबैजान से, और अज़रबैजान से ये बॉर्डर हमारा जाएगा जॉर्जिया तक। जॉर्जिया से ये बॉर्डर हमारा आएगा टर्की तक। टर्की की कहानी कल आपको क्लियर थी कि इस्तांबुल को यहाँ पर छोड़ देना है और फिर पूरा टर्की लेकर के इधर आ जाना है। इसके बाद में ये बॉर्डर सीरिया के रास्ते नीचे आएगा और इस तरीके से ये आपका सुएज नहर से होते हुए और फिर ये आ जाएगा रेड सी में। रेड सी के बाद में अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी से यमन, ओमान और फिर इस तरीके से ये बॉर्डर आपका चला जाएगा पाकिस्तान और ईरान के बीच में, डिवाइड करते हुए अफ़गानिस्तान को छोड़ते हुए और ऊपर इस तरीके से तुर्कमेनिस्तान के सहारे कैस्पियन सी के नीचे अज़रबैजान के रास्ते ये। अब ये जो आउटलाइन ब्लैक मार्कर से आप देख रहे हैं, इस आउटलाइन से आपको समझ में आ गया कि मिडिल ईस्ट क्या है। ये जो मिडिल ईस्ट है मध्य पूर्व है, इसका बॉर्डर, इसका जो सीमांकन है ये इस तरीके से हो गया। तो एक रफ आइडिया आप रखें अब कि मिडिल ईस्ट किसे कहते हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट अपने आप में केवल मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में जो सबसे पहला पार्ट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है गल्फ़ ऑफ पर्शिया। गल्फ़ ऑफ पर्शिया की लोकेशन आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि इस वाटर बॉडी को गल्फ़ ऑफ पर्शिया कहते क्यों हैं। तो इसका कारण स्पष्ट है कि यहाँ पर पर्शियन एम्पायर हुआ करता था और पर्शियन एम्पायर के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम पर्शियन गल्फ़ पड़ गया। लेकिन पर्शियन गल्फ़ के एक और कहानी है और वो कहानी यह है कि जो पर्शियन लैंग्वेज है, जो फ़ारसी भाषा है, उस फ़ारसी भाषा का भी जन्मस्थल यही क्षेत्र है। इसीलिए इस खाड़ी को गल्फ़ ऑफ पर्शिया या फ़ारस की खाड़ी कहा जाता है। और इस फ़ारस की खाड़ी के चारों तरफ जो राष्ट्र आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें फ़ारसी देश या गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं। आजकल के ज़माने में गल्फ़ ऑफ पर्शिया जैसा लंबा नाम कोई याद नहीं रखता, इसलिए सामान्य तौर पर इसे गल्फ़ कंट्री ही कहेंगे और इस वाटर बॉडी को केवल गल्फ़ कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंतर्गत कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये कंट्री आता है ओमान, और ओमान की कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं मस्कट। इंडिया से आने वाली कोई भी फ़्लाइट का जो पहला स्टॉपेज होता है वो मस्कट में ही होता है। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपका पहला स्टॉप यहाँ मस्कट में ही होगा। मस्कट के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स के नाम में अगर यूनाइटेड लग गया तो आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट अ प्रॉपर कंट्री, ये कई सारे राष्ट्रों का एक समूह होगा। तो इसके अंदर 7 राष्ट्र आते हैं
और इन सात राष्ट्रों के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक अनुबंध है कि इनका फॉरेन, डिफेंस और फाइनेंस का जो मामला होगा वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे होगा। इस प्रकार से 7 अलग अलग शेखों ने एक साथ एक एग्रीमेंट किया है और एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। इस प्रकार से एक कंट्री का फॉर्मेशन हुआ है जिसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स की जो कैपिटल है वो है आबू धाबी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स के बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो हमें यहाँ पे अगला कंट्री मिलता है जिसका नाम है कतर। ये एकदम छोटा सा कंट्री आपको नज़र आ रहा होगा, ये है कतर और कतर की कैपिटल है दोहा। तो कितने कंट्री हो गए? पहला हो गया ओमान, दूसरा हो गया यूएई और तीसरा हो गया कतर। कतर के बाद जो चौथा कंट्री है वो है सऊदी अरब और सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद। अगर सऊदी अरब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने आए तो सऊदी अरब अपने आप में एक अलग चैप्टर है। उसका रीज़न है सऊदी अरब में इस्लाम का राइज़। इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में ही होता है और सऊदी अरब का वो शहर मक्का है। यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो मक्का रेड सी के बिल्कुल तट पर है, इसलिए मक्का की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और मक्का के ही नज़दीक एक दूसरा शहर है जिसका नाम है जेद्दा। ये जेद्दा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यदि आप हज करने जाते हैं तो हज की फ़्लाइट इसी जेद्दा एयरपोर्ट पर लैंड होती है और फिर यहाँ से मक्का के लिए यात्रा शुरू होती है। मक्का से थोड़ी दूरी पर दूसरा शहर है मदीना और ये मदीना शहर वो है जहाँ पर प्रॉफिट ने अपने जीवन के आखिरी पल गुजारे। इसी मदीने में प्रॉफिट की कब्र है और इसलिए जो भी व्यक्ति मक्का जाता है वो मदीने ज़रूर जाता है। इस प्रकार से एक ये रफ़ आइडिया आपको सऊदी अरब का हो गया। सऊदी अरब के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला कंट्री हमको यहाँ पर मिलता है कुवैत। ये छोटा सा कंट्री जो आप कुवैत देख रहे हैं ये गल्फ़ के बिल्कुल तट पर स्थित है और कुवैत की जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी। कुवैत मिनरल्स के मामले में बहुत रिच कंट्री है और शायद यही कारण है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में से एक हम लोग कुवैत को मानते हैं। कुवैत के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला कंट्री हमको मिल जाएगा ईरान। और ईरान का जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये गल्फ़ ऑफ पर्शिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बन जाता है कि गल्फ़ ऑफ पर्शिया में लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री कौन है? तो आंसर हो जाता है ईरान। एक प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है कि विच वन ऑफ दिस कंट्री डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद द गल्फ़ ऑफ पर्शिया। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। ऑप्शन में यूएई हो सकता है, ओमान हो सकता है, कतर हो सकता है और इराक हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इराक जिसकी कैपिटल यहाँ पर बगदाद है ये है तो गल्फ़ के कोस्ट पर ही लेकिन आगे कुवैत से घिरा हुआ है तो इसका बॉर्डर टच नहीं करता, इसलिए ऐसे प्रश्नों को लेकर के आप सावधान रहेंगे। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो अंदर आपको वाटर बॉडी नज़र आ रही है इसे तो हम लोग गल्फ़ ऑफ पर्शिया कहते हैं, लेकिन गल्फ़ ऑफ पर्शिया को आप देख रहे हैं कि एक हॉर्न यहाँ पर अलग करती है। तो ये हॉर्न जो यहाँ पे सेपरेट कर रही है, इस हॉर्न के ऊपर ये एक स्ट्रेल है, एक जलसंधि है और इस जलसंधि को कहते हैं स्ट्रेल ऑफ हॉर्मुज़, हॉर्मुज़ की जलसंधि। और हॉर्मुज़ की जो जलसंधि है वो ईरान के अंतर्गत आती है। इसीलिए जब भी गल्फ़ में कोई डिस्प्यूट होता है, पर्शियन गल्फ़ के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो हॉर्मुज़ को बंद करके ईरान एक विवाद पैदा करता है। पिछले दिनों आपने हाशिम सुलेमानी हत्याकांड सुना होगा, उस घटना का कारण भी इसी गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देना था। इसके बाद गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ के वेस्ट साइड में तो पर्शियन गल्फ़ हो गई, लेकिन ईस्ट साइड में जो थोड़ा सा एरिया बच जाता है इसे हम लोग कहते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी है ये। कभी ये पूरा एक ही हिस्सा रहा होगा लेकिन अब पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से इसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं। इसके बाद ये जो खाड़ी के देश हैं आपको बात इनकी समझ में आ गई होगी। 7 कंट्रीज़ हैं, एक बार फिर से गिन लीजिए। ओमान पहला है, यूएई दूसरा है, कतर तीसरा है, सऊदी अरब चौथा है, कुवैत पांचवा है, ईरान छठवां है और बहरीन ये पर्शियन गल्फ़ के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, ये 7वां है।
बहरीन को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, द आइलैंड्स ऑफ पर्ल, इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये जो पार्ट हो गया आपका, ये पूरा मिडिल ईस्ट हो गया। इसमें जिन हिस्सों के बारे में मैं आपको नहीं बता पाया हूँ वो है जैसे ईरान की राजधानी तेहरान। अब तेहरान आप देख रहे हैं तो कैस्पियन सी के तट पर स्थित है, तो जाहिर है कि तेहरान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती होगी, क्योंकि इनका संपर्क जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स के साथ होता है। इसी प्रकार से ये कंट्री जो आप देख रहे हैं इराक, इसकी कैपिटल है बगदाद। और इराक के जो बहुत ही विवादित और चर्चाओं में शहर रहते हैं उनमें ये देख ले, मोसुल नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है, और एक है इरबिल। ये वाले जो शहर हैं ये ISIS के द्वारा कैप्चर्ड सिटी हैं। तो ये ISIS की कहानी क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा तो हम लोग फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना जान लेना ज़रूरी है कि ये सीरिया और ये इराक, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक हिस्से पर कब्ज़ा किया गया। इस तरीके से कब्ज़ा किया गया और कोशिश ये करी गई कि इस हिस्से को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, और उसमें कौन से फॉर्म का इस्लाम चले, उसमें रेडिकल इस्लाम चले, कट्टर सुन्नी इस्लामिक राष्ट्र बने। और इसी कल्पना के आधार पर इस एरिया का नाम रख दिया गया ISIS, अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो देखिए इराक में भी एक्सपेंड करता है, सीरिया में भी एक्सपेंड करता है। धीरे धीरे इन लोगों ने एक्सपेंड किया और इरबिल, मोसुल और एलेप्पो तक भी इन्होंने एक समय में कब्जा कर लिया था। हालांकि अब ISIS की कमर टूट चुकी है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी पूरी गल्फ़ की बात, और इसी पार्ट को मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ये जो मिडिल ईस्ट है, इसी मिडिल ईस्ट के अंदर दजला फरात वैली है, और दजला फरात वैली में मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है, इसलिए इराक और सीरिया जैसे कंट्रीज़ की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन महान विरासत को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए इराक और सीरिया ने न केवल अपनी विरासत को नष्ट किया, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो खतरे पैदा कर दिए कि वो इंसान होने पर शर्मिंदा रहेंगे। इसके बाद हम लोग अब आते हैं वेस्ट एशिया में। हम लोग मिडिल ईस्ट पढ़ रहे हैं, और मिडिल ईस्ट को भी कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिनमें सबसे पहले हम लोग गल्फ़ कंट्रीज़ पढ़ चुके हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं वेस्ट एशिया में। देखिए एशिया का जो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है, इसे ही वेस्ट एशिया कहा जाएगा। तो वेस्ट एशिया के अंतर्गत आता कौन कौन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वेस्ट एशिया में टर्की आ जाएगा, सबसे पश्चिम में है। टर्की के बाद सीरिया आ जाएगा, सीरिया के बाद लेबनान आ जाएगा, लेबनान के बाद इज़राइल आ जाएगा, और इज़राइल के बाद जॉर्डन आ जाएगा। ये सारे जो कंट्री हैं यानी कि 5, ये वेस्ट एशिया के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वेस्ट एशिया से उतर करके मेडिटेरेनियन सी के अंदर चले गए तो साइप्रस, ये जो एक आइलैंड आपको दिख रहा है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है जो कि वेस्ट एशिया के अंतर्गत ही आएगा। वेस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन सी, ये UPSC और UPPSC जैसी परीक्षाओं के बहुत फेवरेट टॉपिक रहे हैं, और हमेशा ही इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे फेमस क्वेश्चन जो आयोग आपसे पूछता है वो है कि अमंग विच वन ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर्स बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये क्वेश्चंस आप कभी रट नहीं सकते, इनको आप कब समझ पाएंगे, जब आपको मैप क्लियर होगा। इसलिए मैप के ऊपर देखिए और समझने का प्रयास करिए कि वो कौन से कंट्री हैं जो मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसमें पहला कंट्री तो आप देख रहे हैं टर्की हो गया, टर्की के बाद दूसरा कंट्री आप देख रहे हैं सीरिया हो गया, तीसरा कंट्री आप देख रहे हैं लेबनान हो गया, और चौथा कंट्री ये आप देख रहे हैं इज़राइल हो गया। तो ये 4 देश जो हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर एशिया को छोड़ करके अफ्रीका में जाएं तो इजिप्ट भी बॉर्डर शेयर करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में इजिप्ट डाल दिया जाता है,
और फिर एक कंट्री जॉर्डन यहाँ पे पक्का होता है। तो जॉर्डन को लेकर के आपको याद रहना चाहिए कि जॉर्डन कहीं से भी मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करता है। आप घर पे अपना एटलस उठाइए और एटलस के ऊपर इन बारीकियों को और ध्यान से देखिए। साथ ही साथ इन कंट्रीज़ की कैपिटल्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे सीरिया की कैपिटल दमिश्क या डेमेकस, ये प्रॉफिट मोहम्मद की नानी का घर था, ये उनको बहुत पसंदीदा जगह थी। इसी तरीके से लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत, और बेरूत में हाल ही में एक बम धमाका हुआ है। किस चीज़ का? अमोनियम नाइट्रेट का। कितना अमोनियम नाइट्रेट? 2750 टन। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट अगर एक जगह पर फट जाए तो इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियर विस्फोट जैसी स्थिति आ जाएगी। और वो न्यूक्लियर विस्फोट जैसी स्थिति आई, बेरूत में ब्लास्ट हुआ और साइप्रस में अर्थक्वेक फील किया गया। तो आप इंटेंसिटी पहचान लीजिए। तो ऐसी घटनाएं जब भी घटती हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न यहाँ से बनता है। अब ये पूरी घटना क्या थी? तो ये करंट अफेयर का विषय है जिसकी चर्चा आपको अलग से करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो इजराइल है, इसकी कैपिटल है यरूशलेम। हालांकि कई सारे कंट्री यरूशलेम को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, इसके पीछे एक लंबा विवाद है जिसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। लेकिन कई सारे देशों का मानना है कि तेल अवीव इजराइल की ऑफिशियल कैपिटल है। तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो डिस्प्यूट है, वही डिस्प्यूट इजराइल की कैपिटल फिक्स ना होने का कारण है। तो ये सारे जो कंट्री हो गए, ये हो गए वेस्ट एशिया के अंतर्गत। इनमें जो इजराइल कंट्री है, इसको आपको विशेष महत्व के रूप में याद रखना चाहिए, क्योंकि इजराइल इस दुनिया का एकलौता जू डोमिनेटिंग कंट्री है। यहाँ पर यहूदी रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिब्रू है और जो आधिकारिक धर्म है यहाँ का वो है यहूदी, यानी कि जूस। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसी इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, ये छोटा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये है डेड सी, मृत सागर। तो मृत सागर किस देश में है, ये भी प्रश्न बहुत फेमस रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिडिल ईस्ट में सबसे पहले गल्फ़ को डिस्कस किया, गल्फ़ के बाद हमने वेस्ट एशिया को डिस्कस किया। अब वेस्ट एशिया के बाद आता है नॉर्दर्न मिडिल ईस्ट। अब नॉर्दर्न मिडिल ईस्ट जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अज़रबैजान आपको कंट्री नज़र आ रहा है, बीच में आपको आर्मेनिया नज़र आ रहा है और ऊपर आपको जॉर्जिया नज़र आ रहा है। तो ये वो कंट्री हैं जो कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। यूएसएसआर के विघटन के बाद ये सारे देश टूट गए। इनमें से कुछ देश ऐसे थे जो एशिया के हिस्से में आ गए और कुछ देश ऐसे थे जो यूरोप के हिस्से में आ गए। अब ये यूएसएसआर का विघटन क्या है, इसकी कहानी आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, ये तीन कंट्री हैं जो यूएसएसआर से टूट करके अलग हुए हैं। तो इसे प्रश्न के फॉर्म में आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ पिछले दिनों आपने देखा कि अज़रबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू, और आर्मेनिया के बीच में एक युद्ध भी छिड़ गया है और ये युद्ध हो सकता है विश्व युद्ध का कारण बन जाए, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है। तो इसलिए जब भी दो देशों के बीच में वॉर हो जाएगा तो इसे भी आप याद रखेंगे। हज़ारों लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, लेकिन मीडिया में अभी इसका कोई हाईलाइटिंग आपको नहीं दिख रही है। तो लोकेशन क्लियर रखिए, जो अज़रबैजान है ये कैस्पियन सी के तट पर ही स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरे मिडिल ईस्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया और इसकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको भी जान लिया। लेकिन अब अंत में एक छोटी सी चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि ये जो गल्फ़ ऑफ पर्शिया है, इस गल्फ़ ऑफ पर्शिया की स्थिति 1932 के पहले क्या थी। 1932 में यहाँ पर ऑयल फील्ड्स डिस्कवर की गई, तेल की खोज हुई और उसके बाद आज का स्टेटस ये है कि इस पर्शियन गल्फ़ के अंदर विश्व का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भरा हुआ है। यही रीज़न है कि इसके चारों तरफ जो कंट्री आप देख रहे हैं, जिन्हें कि गल्फ़ कंट्री कहते हैं, यहाँ पर तेल की कोई कमी नहीं है और इन देशों की जो इकॉनमी है वो भी तेल पर आधारित है, तेल की वजह से ही चलती है। और यही रीज़न है कि ये सारे कंट्री दुनिया के रिचेस्ट कंट्री में से आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज के समय में है वो है तेल। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इन देशों ने तेल के द्वारा अपनी इकोनॉमीज़ को तो डेवलप कर लिया, लेकिन क्या इनका जो एक नेचुरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है, एक जो मेंटल लेवल होता है, एक जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, वो भी डेवलप हो पाई? तो उसका आंसर है नहीं।
तो फ़र्ज़ कीजिए कि जब प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पर रहते थे, जीवन के दिन उन्होंने अंतिम यहाँ पर गुजारे थे, जब अरबी देशों में जाहिलियत का दौर हुआ करता था अकॉर्डिंग टू कुरान, उस समय अगर यहाँ पर तेल की खोज हो गई होती तो आज इस क्षेत्र की स्थिति क्या होती, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि इस पूरे एरिया को समझने के लिए आपको पर्शियन गल्फ़ को समझना पड़ेगा। बिना पर्शियन गल्फ़ को समझे, बिना हुर्मुज़ जल संधि को समझे, बिना ओमान की खाड़ी को समझे, बिना यूएई को समझे आप इस क्षेत्र को नहीं समझ पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसी एरिया पर डिपेंड करती है और इसीलिए वर्ष 2014 के बाद से इन राष्ट्रों के संबंध भारत से बहुत अच्छे भी हो चुके हैं। तो ये थी मिडिल ईस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन। इससे संबंधित सभी प्रश्न आपको लगा लेने चाहिए और मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें इससे संबंधित डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना चाहिए।